नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि मैप माई इंडिया कंपनी का फ्यूचर क्या है, एक नया आईपीओ आया था इसका और ये कंपनी बिल्कुल लिस्टिंग मार्केट में नई है पर भविष्य अच्छा है। बहुत से स्टार्टअप आए और आपने देखा कि ऐसी जो नए आईपीओ जो आए थे उसमें बहुत से फेलियर भी हुए। तो क्या मैप माई इंडिया में भी ऐसा हो सकता है? आइए दोस्तों, हम मैप माई इंडिया कंपनी के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले और जानने का प्रयास करें कि ये कंपनी मेरे लिए वेल्थ क्रिएटर बन सकती है कि नहीं। तो ये डिटेल बताने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर शेख जैद। जैद भाई प्रयागराज से है और इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत वर्षों से 15-20 साल से जैद भाई इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो अनुभव आपके साथ बांटेंगे, ऐसा नहीं। जैद भाई खुद डेंटिस्ट है, राइट? तो उनका फुल फोकस उनके खुद के प्रोफेशन पे होता है और वो एक इन्वेस्टर भी है। तो वो अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन खुद लेना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने स्टॉक मार्केट खुद ने सीखा और किसी और पे डिपेंड ना रहते हुए उन्होंने खुद ने रिसर्च किया है। तो वही रिसर्च हम जैद भाई से जानेंगे कि हमें इंफॉर्मेशन मिले उनकी क्या राय है मैप माई इंडिया में, राइट? सो लेट मी वेलकम डॉक्टर जैद। यस जैद भाई, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शेख जैद, प्रॉफिट फ्रॉम इट प्रयागराज से। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मैप माई इंडिया सी इंफो सिस्टम लिमिटेड। तकरीबन 6,500 करोड़ का मार्केट कैप, 6,500 करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी है। क्या ये वैल्यूएशन सस्ते हैं कि महंगे, वो चलते हैं इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। फ्रेंड्स, अगर मैप माई इंडिया के बारे में बात करें तो मैप माई इंडिया अभी नई लिस्टेड कंपनीज है। इस लिस्टेड कंपनी के जो सेक्टर है उसकी बाकी कंपनी से इसको कंपेयर करना एक प्रैक्टिकल चीज नहीं होगा। ये अपने आप में एक अलग ही एंटिटी है। तो अगर हम इस मैपिंग इंडस्ट्री को ही देखें तो मैपिंग इंडस्ट्री के जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो हमें पता होने जरूरी है। मेजॉरिटी ऑफ ग्रोथ ड्राइवर क्या है? लार्ज एड्रेसेबल मार्केट। फ्रेंड्स, लार्ज एड्रेसेबल मार्केट का मतलब क्या हुआ कि अभी ये नया सेक्टर है, इमर्जिंग सेक्टर है, नया आने वाला सेक्टर है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इस सेक्टर को ग्रो करने का बहुत मौका है। जब ये सेक्टर ग्रो करेगा तो ये कंपनी ग्रो करेगी। अगर हम इस मार्केट के बारे में बात करें तो इंडियन मोबिलिटी एंड नेविगेशन सॉल्यूशन और टेलीमेटिक्स मार्केट, इसमें क्या है, इसका 20 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट है। हमें एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि 2025 तक ये तकरीबन 45 बिलियन यूएस डॉलर का हो जाएगा। इसमें 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन से? एनकेस, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इन तीनों ही पार्ट में मैप इंडिया काम कर रही है एंड यहाँ पे कोई अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे हम रेस्पेक्टिवली 30% का, 31% का और 11% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट आता है इंडियन डिजिटल मैप सर्विस मार्केट। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं: डिजिटल मैप, मैप डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन सर्विसेज, जियो स्पेशल एनालिटिक्स। इन तीनों का भी हम एक अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं। इसका रेस्पेक्टिव ग्रोथ क्या है? हम 18% का, 21% का और तकरीबन 18% का रेस्पेक्टिवली ग्रोथ इन सेक्टर से एक्सपेक्ट करते हैं। तो जब ये सेक्टर बड़े होंगे तो यहीं से हमें इस कंपनी को भी एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर हम इसके नेक्स्ट ग्रोथ ड्राइवर के बारे में बात करें वो है जनरेशन सी, मतलब आने वाली ये जो न्यू जनरेशन है, प्लस जो नेट कनेक्टिविटी का स्पीड बढ़ा है। अब 5G लॉन्च हो चुका है, नेट कनेक्टिविटी, फाइबर ऑप्टिक बड़े छोटे छोटे शहरों गांवों में जा चुके हैं। तो जो कनेक्टिविटी बढ़ी है वहां से भी इसको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हम देखें जनरेशन जी VR है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैजेट्स हैं जो हमारे घर में हम देख लें तो जहां पहले 1 या 2 वाईफाई से कनेक्टेड गैजेट्स थे, अब स्मार्ट वॉच हो गई है, आपके मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, बहुत से गैजेट्स ऑनलाइन हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। साथ के साथ जो इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपकी मीटिंग्स हैं वो सब हो रही हैं। तो ये सब चीजें जो बढ़ रही हैं इसका भी ग्रोथ हमको इस सेक्टर में देखने को मिलेगा, साथ के साथ इस कंपनी में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ग्रोथ हमारा क्या होता है? नेक्स्ट है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ग्रोथ जो मिल रहा है, ये भी इस कंपनी का एक अच्छा ग्रोथ ड्राइवर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करें तो 2022 में जहां पे तकरीबन 940 मिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेगमेंट, यहीं पे हम एक्सपेक्ट करते हैं 2027 तक ये तकरीबन 1550 मिलियन यूएस डॉलर का रेवेन्यू जनरेट करे। ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स बढ़ेगा तो इसमें कुछ पार्ट हमारा मैप माई इंडिया भी रखता है, तो वहां से भी हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। राइट फ्रेंड्स, इसी तरह जो हमारा नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशन एंड ई कॉमर्स में जो बूस्ट मिला है वहां से भी हमें अच्छा ग्रोथ इस कंपनी को देखने को मिलेगा। इंडिया की जो ऑटोमोटिव मार्केट है 2022 तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2026 तक ये तकरीबन 300 बिलियन यूएस डॉलर की मार्केट हो जाएगी। तो ये जो ऑटोमोटिव मार्केट बढ़ेगा, यहाँ पे मैपिंग की कंपनीज हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही हैं, ये ग्रोथ पाएंगी। इसी तरह जो ई कॉमर्स है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2034 तक इंडिया वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट होगा। तो जो ई कॉमर्स बढ़ेगा वहां से भी
इस तरह की कंपनीज को एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर हम इसके नेक्स्ट मेजर ग्रोथ ड्राइवर की बात करें, वो है गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये जो सेक्टर है ये अभी नया नया क्यों है? बिकॉज 2021 में जो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई है, जो जियो स्पेशल सेक्टर का लिबरलाइजेशन हुआ है, वहां से अब एक नया सेक्टर हमको खुलते हुए दिख रहा है। साथ के साथ जैसे कि हम देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज में जीपीएस बेस्ड टोल हमको देखने को मिलता है। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के जो ये AIS 140 आया, डिजिटल इंडिया के जो लैंड रिकॉर्ड्स है, जैसे कि जब आपका भूलेख वगैरह होता है उसका डिजिटल जियो टैगिंग होता है, इसीलिए ADAS जो कंपलसरी कर रहे हैं कार में, उसमें हमको टैग की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह जो डिफरेंट कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, वो अपने लोकेशंस को जियो टैग करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचने से पहले जो अपना टेलीमैटिक्स करती है, वहां पे अपने मैपिंग सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करती है। साथ ही साथ 2021 में जो ड्रोन रूल जो वो भी लिबरलाइज हुआ है, तो वहां से भी हमें इस सेक्टर को एक अच्छा देखने को मिलता है। साथ के साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स, जो स्वावलंबन भारत है, जो आत्मनिर्भर भारत है, वहां से भी हमें इंडियन बेस्ड कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहां पे हर कंट्री चाहती है कि उसका खुद का डेवलपमेंट हो। उन एक सेक्टर में होता है ये मैपिंग वाला, तो वहां से हमें एक इंडियन कंपनी में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। राइट फ्रेंड्स, ये तो रहे कुछ ग्रोथ फैक्टर्स, बट ये मैप माई इंडिया है क्या, इसको जानने के लिए हम देखें तो 1995 में ये कंपनी स्टार्ट हुई और 95 से 2000 तक इन्होंने अपना फर्स्ट इंडियन डिजिटल मैप को लॉन्च किया। अगर शुरुआती 2001 से 2010 तक, माने शुरुआती 21वीं सदी के शुरुआती दशक में इंडिया का पैन इंडिया जीपीएस नेविगेशन सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया। 2020 में कोविड वैक्सीनेशन के लिए इन्होंने जो मैप का गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से यूज किया। फ्रेंड्स, इसी तरह इन्होंने एक इसरो के साथ एक MOU साइन किया। अभी यूपी पुलिस ने मैप माई इंडिया की सर्विसेज ले रही है डिफरेंट टाइप के क्राउड को मैनेज करने के लिए। इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज जो गवर्नमेंट है वो इस कंपनी को अपने सर्विसेज ले रही है। अगर हम मैप माई इंडिया के जर्नी के बारे में बात करें तो 1995 में मैप माई इंडिया कंपनी स्टार्ट हुई और इन्होंने इंडिया का फर्स्ट डिजिटल मैप दिया। अगर हम 21वीं सदी के शुरुआती दशक के बारे में बात करें तो वहां पे इन्होंने इंडिया का फर्स्ट जीपीएस नेविगेशन सिस्टम लॉन्च किया। और 2020 में रिसेंटली अगर बात करें तो लैंडमार्क में जैसे आपने कोविन ऐप में कनेक्टिविटी देखी थी कि जो कोविन ऐप की टैगिंग हुई थी वो भी मैप माई इंडिया की ही सर्विस थी। फ्रेंड्स, इसरो में इसने एक MOU साइन किया है। और साथ के साथ अगर हम रिसेंटली 21-22 में देखें तो 21-22 में इसका IPO आया। 21-22 में और लैंडमार्क क्या थे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से इन्होंने MOU साइन किया है। फ्रेंड्स, यहां से क्या मालूम पड़ रहा है कि जैसे जैसे इंडिया डिजिटलाइज हो रहा है वैसे वैसे ये अपने पैर पसारते जा रहे हैं, कंपनी अपने आप को बड़ा करती जा रही है। और रिसेंटली मैपल्स ने अपने ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे 2000 प्लस कंट्री के मैप्स को भी लॉन्च किया है। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये कंपनी ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी बहुत अच्छा कर रही है। लास्ट क्वार्टर में जैसे हमने देखा इसने जी ट्रॉफी में ऑलमोस्ट 76% का स्टेक लिया और पीपल मैच में 10% का स्टेक लिया। इस क्वार्टर में भी इसने कॉगो में 26% का स्टेक लिया और नवगति में 3% का स्टेक लिया। फ्रेंड्स, इस कंपनी में एक खास बात क्या है, ये बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने स्टेक्स ले रही है। जैसे जी ट्रॉफी करती क्या है, जी ट्रॉफी जो ये ट्रांसपोर्ट है, कमर्शियल व्हीकल्स है, उनकी नेविगेशन सिस्टम को प्रोवाइड कराती है। मींस ये जी ट्रॉफी खुद मैप माई इंडिया का सर्विस लेती है। और साथ के साथ जब इसने मैप माई इंडिया ने 75% का स्टेक इस कंपनी में लिया तो साथ ही एक तो इन्होंने अपना ओनरशिप बढ़ाई इसमें। तो जो इस कंपनी का मैप से रिलेटेड है कंपनी है, जो ये ओनरशिप बढ़ी है, साथ के साथ इसका रेवेन्यू भी इसने अपने साथ जोड़ लिया। फ्रेंड्स, इसी तरह जो ये पीपल मैश है, ये कंपनी क्या करती है, ये मेटावर्स में काम करने वाली कंपनी है, मींस वर्चुअल रियलिटी वगैरह में। तो वहां से भी जो नेविगेशन के जो रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं वो भी अब मैप माई इंडिया का यूज करेंगे। तो इनका ये इन्वेस्टमेंट भी अपने बिजनेस को देखते हुए, इसी तरह जो इस क्वार्टर में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है 26% का स्टेक जो कॉगो में लिया है। कॉगो एक्चुअली क्या करता है, कॉगो एक गेमिंग प्लेटफॉर्म है जो कि इस गेमिंग प्लेटफॉर्म के साथ जो लोकल ट्रैवलर्स हैं उनको स्पेसेस बताता है कि यहाँ पे जाना अच्छा है, यहाँ पे जाना अच्छा है, यहाँ पे अच्छी रेटिंग्स है। तो यहाँ पे भी एक मैपिंग सिस्टम का यूज होता है। तो इसको भी ये कंपनी ने 26% का स्टेक लिया है। और कंपनी का ये कहना है कि आने वाले समय में हो सकता है ये अपने 26% के स्टेक को बढ़ा के ऑलमोस्ट 50% का करें। साथ के साथ इन्होंने इस बार नवगति में स्टेक लिया है 3% का। नवगति क्या करता है, नवगति ऑयल कंपनीज को उनकी ट्रांसपोर्टेशन को ट्रैक करवाता है। जो ऑयल कंपनीज के ट्रांसपोर्टेशन है
उसको ट्रैक करने के लिए भी नवगति नेविगेशन सिस्टम का यूज करता है, जिसको कि नवगति में स्टेक लेकर एक तरह से मैपमाई इंडिया ने उसमें भी एक अपना हिस्सा बना लिया है। मीन्स जो इनके जो स्टेक्स ले रहे हैं ये बहुत ही स्ट्रैटेजिकली अपने स्टेक्स ऐसी कंपनीज पे ले रहे हैं जहां से इनको इनके बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिले। राइट फ्रेंड्स, अगर हम मैपमाई इंडिया के बारे में बात करें तो इस वक्त इंडिया की एडवांस डिजिटल मैप जियोस्पेशियल सॉफ्टवेयर एंड लोकेशन बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स का लीडर है मैपल्स, मैपमाई इंडिया। और ये अभी देता क्या है, मास, सास और पास। मास मतलब मैप एज अ सर्विस, सास मतलब सर्विसेज एज अ सर्विस एंड पास मतलब प्रोडक्ट एज अ सर्विस। ये डिफरेंट कंपनीज को प्रोवाइड करता है। अगर कंपनीज के बारे में बात करें जिनको जिस सेक्टर में ये अपना सिस्टम अपना ये जो मास, सास और पास दे रहा है वो है ऑटोमोटिव सेक्टर्स, ई कॉमर्स, फूड डिलीवरी, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर्स, बैंकिंग सेक्टर, रिटेल एंड क्यूएसआर, टेलीकॉम एंड यूटिलिटी सेक्टर, हेल्थकेयर एंड फार्मा सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर को और रेलवेज एंड वाटरवे सेक्टर को ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम इसके बड़े जो इनके यूजर हैं उनके बारे में बात करें तो बड़े नामों में Hyundai, मॉरिसन गैराज, फोन पे, फ्लिपकार्ट, HDFC बैंक, एविस, स्पेस एक्सप्रेस, एयरटेल जैसे बड़े बड़े नाम इनके कंज्यूमर्स में है। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो प्रमोटर्स के पास जो बड़ा शेयर है वो किसके पास जाता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें 35% का जो शेयर है उसमें से भी ऑलमोस्ट 25% का शेयर सिर्फ फोन पे प्राइवेट लिमिटेड और जेरिन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास है। इसके अलावा एफपीआई के पास 6% का स्टेक और म्यूचुअल फंड के पास 3% का स्टेक है। मींस बड़े इन्वेस्टर इस पे एक अच्छी नजर रखे हुए हैं। राइट फ्रेंड्स, अगर हम इसके H1 रिजल्ट के बारे में बात करें, फ्रेंड्स H1 रिजल्ट में हमने देखा कि सेल्स में 41% का ग्रोथ मिला, सेल्स तकरीबन 141 करोड़ का मिला। एक्सपेंस में 43% का ग्रोथ देखने को मिला, 86 करोड़ का एक्सपेंस रहा। और प्रॉफिट में तकरीबन 50 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया, जिसमें कि मात्र 9% का ग्रोथ देखने को मिला। फ्रेंड्स, 41% का सेल्स ग्रोथ अच्छा है, बट एक इमर्जिंग कंपनी से 9% का प्रॉफिट ग्रोथ ये हमारी एक्सपेक्टेशन के आसपास नहीं बैठता। राइट फ्रेंड्स, अगर हम इसके सेगमेंटल रेवेन्यू के बारे में बात करें, अगर सेगमेंटल रेवेन्यू को दो पार्ट में बांट सकते हैं कि जो रेवेन्यू डिफरेंट मार्केट्स है जैसे कि ऑटोमोटिव एंड मोबिलिटी टेक, वहां से इसने 55% का ग्रोथ लिया। साथ के साथ कंज्यूमर टेक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो मार्केट है वहां से इसने 29% का ग्रोथ लिया। अगर हम इनके प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से इनके रेवेन्यू को पार्ट वाइज करें तो जो इसका मैप एंड डेटा है वहां से इसको 32% का ग्रोथ मिला, और जो इसका प्लेटफॉर्म और इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वहां से 49% का ग्रोथ देखने को मिला। अगर हम इसके एक्सपेंस के बारे में बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंसेस का कौन सा है, एम्प्लॉय एक्सपेंस है, जिसमें कि सिर्फ 3% का ग्रोथ देखने को मिला। तो एक मेजर एक्सपेंस जो है उसमें सिर्फ 3% मींस एक अच्छा कंफर्टेबल है। बट मटेरियल जो इसका सेकंड मेजर एक्सपेंस है वहां पे हमें 57% ग्रोथ देखने को मिला। फ्रेंड्स, अगर हम इसके क्वालिटी एनालिसिस के बारे में बात करें तो ये कंपनी क्या थी, ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर इसने 44% नेट प्रॉफिट मार्जिन रखा। लीज टू इक्विटी इसका मात्र 2% का है। आईसीआर 37 टाइम्स है। करंट रेशियो 5 टाइम्स का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% का है और रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी 8 टाइम्स है। मींस क्वालिटी वाइज ये कंफर्टेबल कंपनी, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड के बारे में बात करें तो हिस्टोरिकली 2019 में 135 करोड़ का रेवेन्यू करने वाली कंपनी 2022 में इसने 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। प्रॉफिट में 2019 में जहां पे इसने मात्र 34 करोड़ का प्रॉफिट किया था, 2022 में हमने 87 करोड़ का प्रॉफिट देखा। फ्रेंड्स, अगर हम इसके करंट ट्रेंड के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में अगर हम बात करें तो ईयर 9 मंथ में 36% का सेल्स ग्रोथ रहा। ईयर एंड में हमने 32% का सेल्स ग्रोथ देखा। क्वार्टर वन में मात्र 14% का सेल्स ग्रोथ देखा। बट जैसा कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में लास्ट टाइम कहा था कि 40% का हम सेल्स ग्रोथ आने वाले समय में देखने वाले हैं, उसको इन्होंने पूरा किया। मींस जो इनके प्रोमोटर्स ने जो 40% का वादा किया था, H1 में 41% का सेल्स ग्रोथ हमको देखने को मिला। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ईयर एंड तक हमें 40% का सेल्स ग्रोथ देखने को मिले। प्रॉफिट में 63% का 9 मंथ में ग्रोथ देखने को मिला। 45% का ग्रोथ ईयर एंड में देखने को मिला। क्वार्टर में हमने मात्र 4% का ग्रोथ देखा। 9% का ग्रोथ देखा हमने H1 में। हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल के एंड तक ऑलमोस्ट 12% का ग्रोथ हमको देखने को मिले। राइट फ्रेंड, तो हमारी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? शॉर्ट टर्म में इस कंपनी से हम 40% का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 12% का देखने एक्सपेक्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म में सेल्स ग्रोथ 20% का
और प्रॉफिट ग्रोथ 20% का एक्सपेक्ट करते हैं। बट क्या फ्रेंड, एक इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी से हम मिड टर्म में भी यही सेल्स ग्रोथ 20% का या प्रॉफिट ग्रोथ 20% का एक्सपेक्ट करते हैं? फ्रेंड्स, याद करिए कि जब बैंकिंग सेक्टर लिबरलाइज हुआ तो कैसे प्राइवेट सेक्टर्स के जो कंपनीज थी वो कैसे ग्रोथ किया, कैसे उसको बूस्ट मिला। इसी तरह से अगर जब हमने देखा टेलीकॉम सेक्टर जब लिबरलाइज हुआ तो वहां पे भी हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया। तो मिड टर्म में कंजर्वेटिवली 25% का सेल्स ग्रोथ और ऑलमोस्ट 40% का मार्जिन एक्सपेक्ट करते हैं, राइट फ्रेंड्स। इस हिसाब से अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्शन देखें तो सेल्स में 2022 में जो उसने 200 करोड़ का सेल्स किया, 2023 तक हम 280 करोड़ के सेल्स का एक्सपेक्टेशन रखते हैं और 2035 आते आते इसी कंपनी से हम तकरीबन 3,500 करोड़ के सेल्स का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जो 87 करोड़ का प्रॉफिट इसने लास्ट ईयर किया, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल लाइफ टाइम हाई से प्रॉफिट 97 करोड़ का करे और 2035 तक तकरीबन 13,500 करोड़ का ये प्रॉफिट ये कंपनी कर रही होगी। फ्रेंड्स, इसके हिसाब से अगर हम वैल्यू निकालें तो 2023 की हमारी जो फेयर वैल्यू है वो तकरीबन 915 की निकल के आती है और यही कंपनी का जो फेयर वैल्यू 2035 तक हम तकरीबन 7,500 का फेयर वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इस कंपनी का चार्ट क्या कहता है? फ्रेंड्स, अगर हम चार्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने देखा कि एक रेंज बाउंड में चल रहा है। ऐसा क्यों? भले ही इस कंपनी से हमें एक अच्छा सेल्स देखने को मिल रहा है बट प्रॉफिट में प्रॉब्लम है। अभी वो प्रॉफिट में एक इमर्जिंग कंपनी का प्रॉफिट जैसा हमको प्रॉफिट यहां से नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये तकरीबन 1084 से 1250 के बीच का जो बाइंग रेंज है, यहाँ पे इस तरह की कंपनी को हमें थोड़ा थोड़ा करके अकुमुलेट करना चाहिए। एंड एक बार जैसे ही इसके प्रॉफिट बढ़ने शुरू होंगे, इसके सेल्स के हिसाब से इसके प्रॉफिट में आने शुरू हो जाएंगे, देन हम देखेंगे यहाँ पे एक बहुत बड़ा बूस्ट होते हुए, एक बहुत ब्लास्ट होते हुए देखेंगे इस कंपनी में। इस तरह की कंपनी में अभी नई कंपनी है, इमर्जिंग सेक्टर का है, तो हमें एटलीस्ट 0.5 to 1% का स्टेक इस कंपनी में रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे हम इसको ट्रैक करेंगे, अगर अच्छा हमारा रहेगा तो हम इसमें अपना स्टेक बढ़ा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरा प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था एंड अपने बाइंग एंड सेलिंग से पहले प्लीज खुद का रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जैद भाई, बहुत ही अच्छा आपने इन डिटेल्ड स्टडी बताया हमें मैपमा इंडिया का। और जो आपकी बातें मैं नोट करता गया, मेरे को इंपॉर्टेंट बातें लगी वो ये है कि यस, लिबरलाइजेशन की जो आपने बात कही, इंडिया ने ये महसूस भी किया है कि लिबरलाइजेशन के बाद कितने बड़े चेंजेस अलग अलग सेक्टर में हुए। मैपिंग भी एक, मैपिंग, ड्रोन, ये सारी चीजें भी उसी का एक पार्ट हम कह सकते हैं। अभी हमने रिसेंटली डिफेंस में जबरदस्त ग्रोथ देखा। तो जब भी ऐसा कुछ मूव होता है ये सेल्स ग्रोथ को बढ़ाता है। तो अगर मैं उम्मीद करूं मैप माई इंडिया से कि क्या यहाँ पे ग्रोथ मिलेगा कि नहीं, डेफिनेटली वैद भाई ने बिल्कुल कंजर्वेटिव रहते हुए 20% बताया है। मेरे को उम्मीद है मिनिमम 20 मिलेगा, राइट। मतलब 25-30% ग्रोथ आता है तो ये कोई ताजुब की बात नहीं है। जैसे अभी सब कंपनीज, इंडिविजुअल, सब लोग टेक्नोक्रेट होते जा रहे हैं उस चीजों के हिसाब से, राइट। प्रॉफिटेबिलिटी भी कंपनी की अच्छी ही बढ़नी चाहिए सेल्स ग्रोथ के साथ, कंसिडरिंग डेब्ट फ्री कंपनी, सारे डेटा उनकी तरफ से, अच्छे मार्जिन है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से इसमें बढ़िया ग्रोथ रह सकता है। नियर टर्म में आपको जैद भाई ने, अगर आपने ध्यान से करंट ट्रेंड देखा हो जो जैद भाई ने बताया, करंट ट्रेंड में उन्होंने कहा सेल्स एकदम जबरदस्त है। ये जो सेल्स है अभी के, ये सेल्स अच्छे इतने महंगे पी जो मिल रहे हैं उसको बराबर करते हैं कि भाई ये पी पे ये सेल्स यस हमें मंजूर है। प्रॉफिटेबिलिटी लेकिन इन्होंने बताई टूटी हुई है, तो ये पी ये प्रॉफिट पे मंजूर नहीं, इसीलिए सेल आपका जो शेयर है वो लो पे जा रहा है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें कोई घबराने जैसी चीज नहीं है। एवरीथिंग इज गुड, प्रॉफिट्स आर नॉट गुड राइट नाउ। इन्फ्लेशन जैसे डिक्रीज हो जाएगा, उम्मीद करेंगे बढ़िया ग्रोथ यहाँ पे, राइट। तो डेफिनेटली ये समय पे हम इसको धीमे धीमे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आने वाला समय का, आने वाले कल का सेक्टर है, राइट। तो जैद भाई ने जो भी डेटा बताया, मुझे 100% उनके साथ मेरी भी यस है इन्हीं चीजों पे, पर फिर भी किसी के कहने से कोई शेयर लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना हिसाब से डेटा देखो और आपको ठीक लगता हो, यस इन्वेस्ट कर सकते हैं हम यहाँ, राइट जैद भाई? राइट सर। या मुझे लगता है जब आप 2-3 साल बाद इसका प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे ये कोई और लेवल पे होगा, राइट, क्योंकि अच्छा ग्रोथ यहाँ पे वाला है। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीबॉडी एंड जय हिंद दोस्तों।